अच्छा भाई चलिए फटाफट अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आज हम लोग को डिस्कशन करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का, और इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके स्कूल एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसी पर बेस्ड आएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करे थे इनका डायरेक्ट लेना देना था आपको ये समझाने में कि कूलम्स लॉ कैसे काम करता है फंडामेंटल लेवल पे। लेकिन इसके जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो तभी आप सॉल्व करोगे जब आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ोगे। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे स्कूल एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो चलो अब कोई और टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, वेदर वो सेम टाइप के हो वेदर वो अपोजिट टाइप के हो, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का होगा, और अगर चार्जेस सेम है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का है। नोटिस करो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का है तो सारे फोर्स जो चार्जेस के ऊपर लग रहे हैं वो उससे अवे जा रहे हैं, और जब अट्रैक्टिव नेचर का है तो दोनों सेम साइड पर है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वेदर वो अट्रैक्टिव हो वेदर वो रिपल्सिव हो, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाएगा अगर तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे भी लगाएगा। यानी इसका मतलब है हाँ जो हमारा बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो कूलम्स लॉ की वजह से आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्चुअल में न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एग्रीमेंट में। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक फोर्स अगर आपने अप्लाई करा है तो उसके अपोजिट कोई ना कोई फोर्स आएगा। तो अगर ये दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो पहला चार्ज भी दूसरे चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो पहला चार्ज भी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो कूलम ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम लोग इन चार्जेस का फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात यहां पर रिकॉल करना जरूरी है कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये डायरेक्शन में तो अपोजिट है। जरा ध्यान से देखो, Q1 के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड पर है तो Q2 के ऊपर फोर्स राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इसीलिए अगर आपको फोर्स 1 और फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ये तो आई होप दिख रहा होगा सभी को। अच्छा, अगर इसे इवैल्यूएट करना है तो इवैल्यूएट करने के लिए बड़ा सिंपल सा बस ये फॉर्मूला फॉलो करो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, Q1 Q2 इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। तो एक बात याद ना, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप नेगेटिव साइन को अगर इग्नोर कर दो और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखो तो आपको फोर्स का क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम यूजुअली k से भी डिनोट करते हैं, और इस k की वैल्यू क्या होती है? यानी अगर यहां पर हम लोग फटाफट रिकॉल करें 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? तो 1/4πε0 की वैल्यू जिसे हम k बोलेंगे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 9.0 इंटू 10⁹9। ये तो याद आ रहा है, ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरी चीज बस आपको फटाफट रिकॉल करनी है कि अगर ये दोनों चार्जेस, अभी हम लोगों ने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था यहां पर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे थे, चाहे ये सेम टाइप के चार्ज हो चाहे अपोजिट टाइप के चार्ज हो, ये चार्ज अगर वैक्यूम में रखे थे तो इनके मैग्नीट्यूड, इनके फोर्सेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड था उसका फॉर्मूला हमने देखा। लेकिन अगर ये चार्जेस अब वैक्यूम में होने की बजाय अगर आ जाएं एक्चुअल में किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो आपके पास पर्टिकुलरली जो फॉर्मूला आएगा उसमें एक चेंज आएगा कि ये 1/4πε0 के साथ k भी आ जाएगा, जहां पर k को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। और मैंने आपसे कहा था कि दो अलग अलग टाइप के k की वैल्यू याद रखना। k इज इक्वल टू 1 होता है किसके लिए? वैक्यूम या फिर एयर के लिए, और k इज इक्वल टू 80 होता है किसके लिए? वाटर के लिए। अदरवाइज कोई और मीडियम होगा तो आपको कई बार k की वैल्यू मेंशन करके दी जाएगी। पर एक बात समझनी है आपको कि k और फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये एक्चुअल में इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि अगर आपने अपने चार्ज के सिस्टम को उठाकर वैक्यूम से रख दिया किसी और मीडियम में जिसके के की वैल्यू वैक्यूम से ज्यादा है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा हो, वो डेफिनेटली क्या करेगा, कमजोर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और किस वैल्यू से डिक्रीज होगा, के फैक्टर से डिक्रीज होगा। आई होप सारे लोग ये बात कंफर्टेबली रिकॉल कर पा रहे हैं, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और एक जरूरी बात याद रखना है, के की कोई यूनिट नहीं, वो मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। यहां तक ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली थी। अब हमें अपना मेन डिस्कशन करना है एक नए टॉपिक पर, विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताऊं उससे पहले फटाफट बस एक चीज रिकॉल कर लो। बस ये समझो या ये रिकॉल करो कि फोर्स एक्चुअल में कैसी क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बस मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां पर कि मान लो एक छोटी सी बॉडी है और इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F3 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक बॉडी पर ये तीन अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई काम करो, इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ। तो आप नेट फोर्स इवैल्यूएट करने के लिए साइंस का, फिजिक्स का या मैथ का कौन सा टॉपिक इस्तेमाल करोगे? आप फॉलो करोगे वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्स अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। सम नहीं बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे, वेक्टर सम। और जब हम ये बात करते हैं कि वेक्टर सम है तो इसका मतलब है कि आपको इन सारे फोर्सेस को अगर ऐड करना है तो वेक्टर के लॉ से ऐड करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो या अरिथमेटिक वैल्यू से ऐड कर दो, वेक्टर के रूल्स को फॉलो करके एडिशन करना होगा। और वेक्टर के रूल को फॉलो करके एडिशन अगर करना है तो वेक्टर एडिशन का कौन कौन सा रूल हमने पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ, जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर हमें फोर्स आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर के टर्म में दे रखा है तो हम डायरेक्टली भी उन्हें ऐड कर सकते हैं। बस वहां पर ध्यान रखना, आई कैप के टर्म्स आई कैप के साथ ऐड होंगे, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। ये एक आइडिया है। तो एफ नेट अगर हमें निकालना तो क्या निकलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। और ये तो अभी तीन वेक्टर थे, अगर मान लो तीन से ज्यादा होते तब क्या हम अपना रूल चेंज कर देते? नहीं, तब भी रूल यही रहता, प्रिंसिपल यही रहता, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आता। एक्चुअल में अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, वो भी कुछ इसी फंडे पर काम करता है, लेकिन एक्चुअल में इसे काम करने के लिए एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर हमें समझना जरूरी होता है कि अभी तक हम लोगों ने जब भी दो चार्जेस के बारे में, फोर्स के बारे में बात करी है या कूलम्स लॉ से आने वाले फोर्स के बारे में बात करी है, तो हमेशा हम लोग दो ही चार्जेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दो से ज्यादा चार्जेस को अभी तक हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं करा है। पर एक बात आप रियलाइज करो, क्या जब आप एक सिस्टम के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन है कि हम दो ही चार्जेस लें? आप दो से ज्यादा चार्जेस भी ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपकी मर्जी हो, आप उनको एक साथ लेकर काम कर सकते हो। तो अगर आपने उन सारे चार्जेस को एक साथ लिया और तब आपको एक फोर्स निकालना पड़े, तब उसके लिए जरूरत पड़ती है आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि अगर बहुत सारे चार्जेस भी होंगे तो एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर जो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है, उसका थर्ड वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा। ये बिल्कुल कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इनके इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा पाते हैं। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? बहुत सिंपल है। जैसे देखो यहां पर एक Q1 चार्ज रखा है और इस Q1 चार्ज के अगल बगल बहुत सारे अलग अलग चार्ज रखे हैं, ये Q2 रखा है, ये Q3 रखा है और ये Q4 रखा है। अब ये Q1 चार्ज बाय वर्च्यू पॉजिटिव है, Q4 और Q2 भी पॉजिटिव है, लेकिन Q3 कैसा है, नेगेटिव है। तो अब कहानी ये है कि ये जो Q4 चार्ज है और ये जो Q1 चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। Q2 जो चार्ज है, Q1 जो चार्ज है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, लेकिन Q3 और Q1 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हम एक्चुअल में इंटरेस्टेड है ये बात जानने में कि इस पूरे सिस्टम की वजह से Q1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो इस नेट फोर्स को निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस फोर्स का, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, F14 का मतलब क्या है,
फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। तो इस फोर्स का, ये जो Q4 चार्ज की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स आया है, इस फोर्स का बाकी किसी भी चार्ज से आने वाले फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये हर एक फोर्स अपने आप में कैसा होता है, इंडिविजुअल फोर्स होता है, और इंडिविजुअल फोर्स होने की वजह से हर फोर्स को आप एक इंडिविजुअल वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपने इंडिविजुअल वेक्टर की तरह ट्रीट करा तो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर लगने वाले हर फोर्स का क्या ले लो, वेक्टर सम ले लो। अब बस छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आपने दिमाग लगाया कि Q1 और Q4 सॉरी, ये दोनों सेम चार्ज है, तो Q4 की वजह से Q1 के ऊपर कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो आपको याद रखना रिपल्सिव फोर्स हमेशा कहां होते हैं, चार्ज से अवे जाते हैं। तो आपने Q4 से Q1 को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, उसी को आगे बढ़ाकर F1 फोर्स को डायरेक्शन दे दी। ऐसे ही Q2 और Q1 के बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब क्योंकि हमें Q1 के ऊपर फोर्स को स्टडी करना है, तो हमने क्या करा, Q2 से Q1 को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, इसी की डायरेक्शन में आगे की तरफ F12 फोर्स बना दिया। F12 फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। लेकिन जरा नोटिस करो Q3 और Q1 के बीच में जो फोर्स है, अब क्योंकि Q3 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अट्रैक्टिव नेचर होने पर जो फोर्स होगा वो लाइन की डायरेक्शन में होगा, तो हमने ये अट्रैक्टिव फोर्स बनाया। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि ये जो चार्ज है, इसी चार्ज की तरफ Q1 का फोर्स होगा, तो हमने नेगेटिव चार्ज की तरफ Q1 का फोर्स बनाया। अब ये चार्ज Q1 पर हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं और Q3 की वजह से कर रहे हैं, तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F13। F13 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। लेकिन इसका वेक्टर किधर है, एक्चुअल में Q3 वाले चार्ज की तरफ। तो ये तीनों वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों वेक्टर एक्चुअल में Q1 चार्ज पर लगने वाले अलग अलग फोर्स वेक्टर हैं। एक आया है किसकी वजह से, Q4 की वजह से, एक आया है किसकी वजह से, Q2 की वजह से, और एक आया है किसकी वजह से, Q3 वजह से। ठीक है, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, तो इसके लिए आपको इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। रैंडमली मैंने वेक्टर ऐसे बना दिया, जरूरी नहीं इधर आए। अगर मान लो F13 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है F12 और F14 से भी, तो ये इधर भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इधर ही होगा। आपको मैंने बस नोटिस करने को क्या बोला है, नोटिस करो जो नेट फोर्स आ रहा है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, हर जो Q1 के ऊपर लग रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब एक बात बता दूं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। बस इसके लिए जरूरी है आपको वेक्टर के रूल याद हो, वेक्टर सम के रूल याद हो। अगर वेक्टर सम के रूल याद है तो आप बड़े आराम से क्या कर पाओगे, ये फोर्स ऐड कर पाओगे। और आपको एक जरूरी बात और बता दूं, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये तो आप अलग निकालोगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि डायरेक्शन आप मैग्नीट्यूड को देखकर बता सकते हो। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जो नेट फोर्स होगा ना वो उसी डायरेक्शन में होगा। भाई एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और आपको मैं बोल दूं यार F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत 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 ज्यादा है F1 फोर्स से। मतलब ये एक अगर ब्लॉक है जिसे एक तरफ से खली खींच रहा है और एक तरफ से आप खींच रहे हो, तो जाहिर सी बात है फोर्स की जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, खली की तरफ जाएगी। मतलब आई होप इंट्यूटिव आइडिया आपको समझ में आ रहा है। लेकिन खली आपको किस मैग्नीट्यूड से खींच रहा है अगर ये पूछा जाए तो इसके लिए क्या करोगे आप, खली जिस फोर्स से ब्लॉक को खींच रहा है और आप जिस फोर्स से ब्लॉक को खींच रहे हो, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डायरेक्शन तो आप इंडिविजुअल जो फोर्स है उनमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है अपने आप उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा। आई होप ये आइडिया पकड़ में आ रहा है सारे बच्चों को, इसको पकड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दो फोर्स के साथ काम करना आसान होता है, दिक्कत आती है जब एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स लग जाए। जैसे मान लो एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स लग गए, एक F1 है एक F2 है, इनके बीच में अगर मैंने एंगल बोल दिया मेरे बच्चे 60 डिग्री है, और ये एक F3 है, और अब मैंने कहा यार नेट फोर्स बताओ, तो कैसे बताओगे, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, कई लोगों को याद आ गया आइडिया, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको इस केस में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले आप क्या करोगे, F1 और F2 का नेट फोर्स निकालोगे, इसका रिजल्टेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे,
कौन से लॉ से निकालोगे, बस लॉ बताओ। पैरेललोग्राम लॉ से निकालोगे कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, मान लो उसे मैंने F डैश बोल दिया, तो इस F डैश का मैग्नीट्यूड, अरे आई एम सॉरी, F डैश चाहिए मेरे को, नीचे नहीं चाहिए। तो इस F डैश का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस, कितना एंगल था, 60 डिग्री। तो आई गेस अब तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर क्या निकल कर आएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि ये फोर्स इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा मान सकते हो कि आप इन फोर्सेस को हटा दो, मतलब इन फोर्स का रिजल्टेंट अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो वो दोनों फोर्स जैसा इफेक्टिवली काम कर रहे थे वैसा ही काम कौन करेगा, F डैश। तो अगर वैसा ही काम F डैश कर रहा है तो पुराने वाले फोर्सेस को हम हटा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप एक्चुअल में उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो। हालांकि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता कि आप एक्चुअल में अपने फिगर से उसको हटाओ, लेकिन आप इंट्यूटिव आइडिया याद रखो, अगर आपने F1 और F2 का क्या निकाल लिया है, रिजल्टेंट निकाल लिया है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि आप F1 F2 आपकी पिक्चर से बाहर हो गए। क्यों, क्योंकि आप सिस्टम को स्टडी करने के लिए जैसा बिहेव F1 F2 कर रहे थे, अब उनकी जगह पे वैसा ही बिहेव कौन करेगा, F डैश करेगा। तो सारी चीजें F डैश से निकाल सकते हैं। अब F डैश और F3 कहां है, अपोजिट है, तो दो अपोजिट वेक्टर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो बस उन्हें क्या कर देते हैं, उनके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उन्हें बस सब्ट्रैक्ट कर दो उनके मैग्नीट्यूड को, और जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इन दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होगा डायरेक्शन रिजल्टेंट की उसी तरफ होगी। लेकिन अभी मैंने कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताया है, अगर गिवन होगा तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चलो गुड टू हियर। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया। एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम फोर्स या कूलम्स लॉ के ऊपर क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो बस इतना बोल रहा है कि इस चार्ज के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बस क्या करो, वेक्टर सम कर दो। लेकिन सुपरपोजिशन ये प्रिंसिपल ये नहीं बोलता कि वेक्टर सम करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक चार्ज के पास ना बहुत सारे चार्ज हैं, तो अलग अलग चार्ज इस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब Q4 की वजह से जो Q1 चार्ज आने वाला है उसका कोई लेना देना नहीं है Q3 और Q4 से, या Q2 और Q3 अगर आ गया है तो ये दोनों चार्जेस इस चार्ज के आने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बात मैं एम्फसाइज क्यों करके बोल रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एक और नए फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना उनके ऊपर। अब उसमें कहानी क्या होती है कि अगर एक न्यूट्रॉन के अगल बगल 3-4 प्रोटॉन आ गए तो हर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से तो कम, मतलब अगर एक प्रोटॉन है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अलग तरीके का लगेगा, लेकिन 2 या 3 आ गए तो ये सारे आपस में क्या करने लगेंगे, इंटरैक्ट करने लगेंगे, और सारे इंटरैक्ट करेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सारे फोर्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आप न्यूक्लियर फोर्स में वेक्टर सम की प्रॉपर्टी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बट यहां हमेशा कर सकते हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट मैंने दे दिया है, अभी कम समझ में आ रहा होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। कब ज्यादा समझ में आएगा, जब हम लोग फिजिक्स में आपका सेकंड यूनिट में सेकंड बुक में चैप्टर है न्यूक्लियस चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हिंट समझना है, ठीक है। तो आई गेस आइडिया क्लियर है, तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं, आप आराम से देखिए, क्वेश्चन को समझिए और ये रियलाइज करिएगा क्या आपको इसे सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाना है या कुछ और करना है। आई होप क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 4 चार्जेस लिए हैं जो कि एक स्क्वायर एबीसीडी के कॉर्नर पर इस तरह से अरेंज है। ए पर हमने +q चार्ज रखा है, बी पर हमने +2q चार्ज रखा है, सी पर हमने +q चार्ज रखा है और डी पर हमने -2q चार्ज रखा है। ये चार्जेस हमने एबीसीडी कॉर्नर पर रख दिए एक स्क्वायर में,
अच्छा स्क्वायर है तो सारी लेंथ क्या होंगी, सेम। हालांकि फिगर में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो गया। स्क्वायर है तो सारे जो हमारे एजेस है ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अगली चीज बोल रहा है हमें फोर्स निकालना है ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर ओ। सेंटर ओ पर हमने एक चार्ज रखा है। अब एक समस्या है इस क्वेश्चन के साथ, कौन सा चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, कुछ बताया ही नहीं, फिर भी प्रॉब्लम दे दिया। तो क्या प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन कम है, या बिना इस इंफॉर्मेशन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? तो बिना इस इंफॉर्मेशन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप ऐसा मान लो कैपिटल क्यू चार्ज रखा है यहां पर, अज्यूम कर लो कि कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। अब कैपिटल क्यू चार्ज रखा है तो आप सारे फोर्सेस अलग अलग देखो। जैसे अगर आप इसे ए वाले चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन निकालो तो किधर आएगी, अगर हम इसे पॉजिटिव मान ले, चलो अभी के लिए फिलहाल, तो ए पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये क्यू वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस पर कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव। और रिपल्सिव फोर्स हमेशा ए वाले चार्ज से अवे रहेगा और इसी लाइन के अलोंग रहेगा, यानी ये इधर रहेगा। तो ये वाला फोर्स आ गया हमारा एओ फोर्स। अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, निकाल लेंगे। फिर आगे बात करते हैं बी वाले पॉइंट की वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा। अब बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये भी कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, ये इधर होगा। इस फोर्स को अपन क्या नाम दे दें, पीओ। बहुत बढ़िया। अब सी की वजह से देखो, तो सी भी पॉजिटिव चार्ज है और ओ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों फोर्स रिपल्सिव नेचर के होंगे, तो सी वाले चार्ज से अवे जाएगा फोर्स, यानी इधर जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी ओ। क्लियर है? और ऐसे ही जरा यहां पर देखो फटाफट, डी की वजह से, अरे डी की वजह से कैसा चार्ज आने वाला है, अट्रैक्टिव आने वाला है ना। अट्रैक्टिव है तो चार्ज जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा होगा, एफ डी ओ। तो आप नोटिस करो क्वेश्चन में ना आपसे ये नहीं पूछा कि आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, डायरेक्शन बताओ। बता लो अब डायरेक्शन, डायरेक्शन बता लो क्या आ रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अलोंग है, बी से डी डायगोनल की तरफ है। भाई देखो ये दोनों फोर्स क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, भाई ये भी क्यू और ओ चार्ज के बीच में लग रहा है, ये भी क्यू और ओ चार्ज के बीच में लग रहा है, डिस्टेंस भी दोनों की सेम होगी ना। कितनी होगी डिस्टेंस, डायगोनल का हाफ। तो अब देखो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो लगता है उसका फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। अब O पर जो चार्ज रखा है और A पर जो चार्ज रखा है, अगर इसे Q1 Q2 माने तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ये O और D वाले C वाले चार्ज के बराबर ही तो आएगा, यानी इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड A और C के लिए सेम रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगी। कितना, इस पूरे डायगोनल का जस्ट हाफ। अब चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो ये पूरा टर्म सेम। और अगर ये पूरा टर्म सेम, ये कांस्टेंट, तो फोर्स भी सेम। लेकिन ये फोर्स क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक की डायरेक्शन नीचे है और एक की डायरेक्शन ऊपर, तो अपोजिट है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को एज इट इज कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपने बस दिमाग चलाना है, पेन का तो इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है, ये दोनों फोर्स कैंसिल, लेकिन ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। और अगर ऐड हो गए तो रिजल्टेंट फोर्स बी से डी की तरफ ही रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग रहेगा बी से डी की तरफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आराम से। उस क्वेश्चन में आपको दिमाग चलाना था, पेन तो बिल्कुल भी नहीं चलाना था। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से देखो, समझो। ठीक है, आराम से देख लो, एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ लो। आपको प्रॉब्लम को पढ़ के पहले तो अगर कोई समझने के लिए फिगर बनाने की जरूरत है तो पहले फिगर बनाओ, और फिर फिगर बनाने के बाद आप ये सोचो क्या वाकई में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो आई गेस क्वेश्चन तो सबने पढ़ ही लिया है और समझ में भी आ गया होगा। कह रहा है कि हमारे पास दो बिल्कुल सिमिलर स्फीयर है। सिमिलर स्फीयर कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो एक ही टाइप के मेटल के बने होंगे और उनका रेडियस वगैरह भी क्या होगा, सेम होगा। तो एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और एक के ऊपर
माइनस क्यू चार्ज है। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज वाला स्फीयर है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज वाला स्फीयर है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, दे आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो हमने इन्हें सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया। एफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, इनके बीच में अभी कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब हम कह रहे हैं इफ इन द मिडिल ऑफ टू स्फीयर्स, इन दोनों के ठीक मिडिल में एक और स्फीयर हम लोग रख दें प्लस क्यू चार्ज का, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब सुनना पहले एक बात बताओ, अगर ये दोनों फोर्सेस जो ओरिजिनल फोर्सेस थे, अगर ये एक्चुअल में अपोजिट थे, तो इस पे ऊपर एफ फोर्स माइनस वाले की तरफ लगेगा और इसके ऊपर एफ फोर्स प्लस वाले की तरफ लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर चार्जेस अपोजिट है तो इनके फोर्स कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर पे। तो आप नोटिस करो, आपको करना क्या, आप बस फोर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, एफ, और डायरेक्शन आपको खुद सोचनी होगी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो प्लस क्यू पर जो फोर्स होगा वो माइनस की तरफ होगा और माइनस क्यू पर जो फोर्स होगा वो प्लस की तरफ होगा। ये कहानी अभी तक थी। अब हमने क्या करा, इनके ठीक बीच में एक और प्लस क्यू फोर्स रख दिया। अच्छा, ठीक बीच में रखा, यानी इनके बीच में अगर पहले डिस्टेंस L थी तो अब ये डिस्टेंस L/2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी L/2 हो गई। बहुत बढ़िया, गुड टू हियर। अब वही छोटे मोटे काम करो मेरी जनता, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस नए वाले प्लस क्यू चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इस नए वाले चार्ज पर टोटल फोर्स। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप देखो इस क्यू की वजह से इस क्यू पर फोर्स निकालो, तो दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, पहले तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं रफली डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन बनाना हमें बड़े आराम से आता है ना भाई। ये दोनों चार्जेस सेम है और चार्जेस अगर सेम है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स हमेशा एक दूसरे से अवे होता है, यानी इस वाले प्लस क्यू पर इस पहले वाले प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स आएगा वो इससे अवे होगा। इससे अवे का मतलब है इस तरफ का ही होगा, इसे एफ डैश बोल देते हैं, क्लियर है। और माइनस क्यू वाले की वजह से जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी माइनस क्यू की तरफ होगा, यानी यहां पर एक और फोर्स आएगा, उसे एफ डबल डैश बोल दे रहे हैं। हालांकि जो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा, एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोल सकता हूं एफ डैश और एफ डबल डैश मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ठीक है, क्यों सेम होंगे समझ में आ रहा है। चलो अब फटाफट इनको निकाल लेते हैं बस। तो एक काम करो, अब आइडिया तो आप सबको समझ में आ गया। अगर हमें प्लस क्यू पर नेट फोर्स निकालना है तो हमें एफ डैश और एफ डबल डैश को क्या करना होगा, ऐड। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक जरूरी चीज, आंसर हमें किसके टर्म में दे रखा है, कैपिटल एफ के टर्म में। कैपिटल एफ क्या था, पुराने वाले चार्जेस के बीच में फोर्स, यानी हमें ये एफ डैश और एफ डबल डैश जो निकालने हैं ये एफ के टर्म में, यानी कैपिटल एफ के टर्म में निकालने। तो एक चीज तो हमें उस पर फोकस करना है, और दूसरी चीज डायरेक्शन तो पता चल गई। डायरेक्शन तो अभी बता सकते हो, डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लस क्यू पर जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है। आप सिर्फ डायरेक्शन देख के आंसर बता सकते हो, क्योंकि माइनस क्यू पर डायरेक्शन एक ही तरफ, कौन से वाले ऑप्शन में। तो कई बच्चों ने तो प्रॉब्लम में ना बिना मैग्नीट्यूड निकाले डायरेक्शन से ही जजमेंट कर दिया था। कई लोगों ने आंसर सिर्फ डायरेक्शन को देख के बता दिया था। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी नॉलेज को इनकम्प्लीट अप्लाई कर रहे हो ना। इस क्वेश्चन में जो मेन चैलेंज है ना वो ये एफ निकालने में। एक बार अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और फोर्स दे देता माइनस क्यू डायरेक्शन में, तब तो कंफ्यूजन हो जाता ना, तब तो मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ता। तो अगर मेरे को लेवल बढ़ाना है तो मान लो वैसा क्वेश्चन आएगा, तो अब एक काम करो, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी एफ डैश और एफ डबल डैश का सम निकालो। तो आपको मैंने बताया ना आपको दो काम करने हैं, एक तो पहले एफ डैश निकालो कितना आ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आपको किसके टर्म में बताना है, एफ के टर्म में। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना जरूरी है, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब जरा सोचो, हमारे जो पुराने चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड, मतलब इसे ही Q1 बोल सकते हो और इसे Q2। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है Q, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है Q। तो आप दोनों जगह क्या रख दो Q, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में L, तो R की जगह क्या रख दो L। तो F हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां पर बस आप इतना मेंशन कर दो, लिसन बेटा आप ये मेंशन कर दो
कि Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, Q के बराबर। ये यहां पुट कर दो तो F क्या आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन, और R की वैल्यू क्या है, L, तो यहां आ जाएगा L स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें F डैश निकालना है मेरा बेटा। तो F डैश के लिए भी तो ये कांस्टेंट तो K ही रहेगा, लेकिन F डैश जो फोर्स है वो इस प्लस Q और इस प्लस Q के बीच में है। तो अब चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो अभी भी क्या है, सेम है, तो अभी भी न्यूमरेटर में यहां क्या आएगा, Q स्क्वायर ही आएगा। लेकिन अब की बार जो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो L/2 है। तो वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस। यहां पर डिस्टेंस क्या रखना है, L/2 वैल्यू उसका। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू आएगी K Q स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4। अब देखो इस न्यूमरेटर के अपॉन में एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर के अपॉन में अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सीधे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4K, लिख दें 4K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये वैल्यू जरा ध्यान से देखो क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज F। तो इस वैल्यू से अगर हम ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा 4F। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे ही F डबल डैश अगर निकालोगे तो F डबल डैश अगर निकालें अपन, यानी इन दोनों के बीच में, अरे तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली F डबल डैश भी क्या आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली F डबल डैश, आई एम सॉरी, F डबल डैश भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 4F आ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन Q F डैश प्लस F डबल डैश आया, वेक्टर्स हम ले लें, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दो तो आंसर 8F आ गया। और डायरेक्शन किधर है वो हमने देख ही ली, डायरेक्शन किधर है, -Q चार्ज के टुवर्ड्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो देखो अगर ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव आए तो ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना, जहां पर आपको पेन कम और दिमाग ज्यादा चलाना होगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिवली आ जाए तो पेन चलाना ही पड़ेगा। और पेन कैसे चलाओगे, यही सारी बातें, ऐसे फिगर बनाकर सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे, सारे फॉर्मुले लिखोगे, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करा है या नहीं, नहीं करा है, ऐसी बात कर रहे हो, बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है। भाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं तो ये बताया कि यार तीसरा चार्ज अगर तुम बीच में रख दोगे तो इसके ऊपर जो भी फोर्स आएगा वो इन इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्स का ही क्या होगा, वेक्टर सम आएगा। तो लगाया है, बिल्कुल लगाया, ठीक है। चले अब यार ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको आपके स्कूल एग्जाम में या फिर आपके हाफ ईयरली फाइनल जो भी अगर होते हैं इसमें चैप्टर आता है, एक क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है पक्की तौर पे, विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्चुअल में जब कभी भी चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाओगे आप तो उनके बीच में बहुत सारे अलग टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, एक ऐसा टग ऑफ वॉर का गेम एक इंडिविजुअल चार्ज के रिस्पेक्ट में जिसके जो चार्ज कहीं नहीं जा रहा, मतलब वो मूव नहीं हो रहा, उसके ऊपर फोर्स तो बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन वो चार्ज कहीं भी मूव नहीं हो रहा। अब एक बॉडी पर अगर बहुत सारे फोर्स लगे, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है, एक तरफ से एक टीम रस्सी खींच रही है, एक तरफ से एक टीम रस्सी खींच रही है, पर अगर रस्सी कहीं मूव नहीं कर रही, कोई भी टीम कहीं मूव नहीं कर रही, ऐसा कब हो सकता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। और ऐसी सिचुएशन को फिजिक्स के अंदर हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। यानी अगर अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में तो बेसिकली में एक बॉडी पर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे तो उसे इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका नेट फोर्स क्या हो, 0। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल का फंडा क्या है कि हम डील कर रहे होंगे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के बारे में या फोर्सेस के लिए जो एक चार्ज के ऊपर लग तो रहे होंगे लेकिन उनका नेट फोर्स क्या होगा, 0। और अगर उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको अलग अलग केस में पढ़ना होता है, तो मैं पहले केस में आपको दिखा रहा हूं। पहले केस में सिचुएशन क्या है जरा अच्छा से देखना, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये केस 1 है बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है।
इसके ऊपर मतलब देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। अच्छा, सिचुएशन क्या है, हमारे पास दो चार्जेस पहले से मौजूद थे, एक Q1 और एक Q2, ठीक। हम ऐसा मान रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये पहले से ही सेम नेचर के थे, या तो दोनों पॉजिटिव थे या फिर दोनों नेगेटिव थे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेम नेचर के थे। अब हमने एक तीसरा चार्ज इनके बीच में कहीं पर रखा। अच्छा, बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में रखा, बीच का मतलब है कहीं भी रख सकते हैं। जैसे Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस R थी, तो हमने इस स्मॉल q चार्ज को, ये जो तीसरा चार्ज हम लेकर आए हैं, इसे Q1 से x डिस्टेंस पे रखा है। तो ये x डिस्टेंस कुछ भी हो सकती थी। अगर ये एग्जैक्टली हाफ होती तो मैं इसे R/2 बोलता, x ना बोलता। यानी यहां पर ये बात समझनी है कि ये वर्ड अगर इस्तेमाल हुआ है कि बिटवीन हमने रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि मिडिल में रखा है। मिडिल और बिटवीन अलग चीज है भाई। बिटवीन का मतलब है बीच में कहीं पर भी रख सकते हो, और मिडिल का मतलब क्या है, एग्जैक्टली बीच में रखना पड़ेगा। आपको ये वर्ड्स के साथ भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस Q चार्ज को रखा, लेकिन जैसे इस Q चार्ज को हमने यहां पे रखा, ये सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है अब कोई भी चार्ज कहीं भी नहीं जा रहा। तो आपके मन में पहले एक सवाल आना चाहिए, क्या इस थर्ड चार्ज को रखने से पहले ये चार्ज जा रहे थे क्या कहीं? क्या इस थर्ड चार्ज को रखने से पहले ये जो पुराने दो चार्ज थे Q1 और Q2, ये कहीं जा रहे थे क्या? क्या कह रहे हो, ये कहीं जा रहे थे क्या? ये जा रहे थे कहीं पर? डेफिनेटली ये अट्रैक्ट या रिपल हो रहे होंगे। तो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से फोर्स जहां भी होगा ये उस डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है यार। मतलब अगर आपको अगर पल्ले ना पड़ी हो भी तो एक मिनट देना बस मेरे को। जैसे ये Q1 चार्ज रखा था, ये Q2 चार्ज रखा था, मान लेते दोनों पॉजिटिव थे, तो Q1 चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव इस तरफ, और Q2 पर इस तरफ। और जैसे ही आपको इस बॉडी के ऊपर फोर्स दिखाई दिया, फोर्स जैसे ही आपके सामने पिक्चर में आए, तो तुरंत आपके सामने पिक्चर में आने चाहिए न्यूटन लॉस। अब ये बॉडी मान लो पहले ये चार्जेस रेस्ट में थे, उनके बीच में फोर्स लगने लगा, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी पर जैसे अनबैलेंस फोर्स लगेगा वो बॉडी एक्सेलरेट होने लगेगी। अब देखो इस Q1 चार्ज पर लेफ्ट की डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रहा है, लेकिन राइट की डायरेक्शन में इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली ये फोर्स अनबैलेंस है, और अगर बैलेंस है तो ये Q1 चार्ज मूव करने की क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। अभी तक हालांकि हम जब डिस्कशन कर रहे थे हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे थे मूव कर रहा है, क्योंकि जानबूझ के नहीं कर रहे थे। हम हर बार इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि पहले आपको उसके साथ कंफर्टेबल होना था। अब आप कंफर्टेबल हो गए हो तो आपको एक पिक्चर आगे भी देखनी है कि अगर ये एफ फोर्स अनबैलेंस है तो डेफिनेटली ये चार्ज मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे Q2 चार्ज भी क्या कर सकता है, मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है। अब सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं कि बीच में मैंने एक तीसरा चार्ज Q इंट्रोड्यूस करा, और इसकी वजह से अब ना Q1 मूव कर रहा है, ना Q2, और ना ये खुद छोटा मोटा Q, यानी सारे के सारे चार्ज जहां है वहीं रखे, कोई भी मूव करने के लिए फ्री नहीं है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो अब मेरा इंटरेस्ट है दो चीजों को निकालने में, कि ये जो स्मॉल Q चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी, और दूसरी बात इसे Q1 या Q2 से कितना दूर रखना पड़ेगा। तो सवाल यही है, इसे निकाला कैसे जाए। मेरा काम क्या है, दो चीजें कैलकुलेट करना। क्या, पहली बात अभी बात करते हैं कितना होगा वो देखते हैं। मुझे दो चीजें निकालने में इंटरेस्ट है। पहली चीज, ये स्मॉल Q चार्ज कितना होगा जिससे सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। दूसरी बात, इसे कितना दूर रखना होगा। अब आप Q1 से भी रख सकते हो और Q2 से भी रख सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज भी पूछ सकते हो, इस Q का साइन कैसा होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। सीन टू सीन चेंज हो सकता है, केस टू केस चेंज हो सकता है। अगर अभी पॉजिटिव लिया है तो आपकी बुद्धि चल गई, ये नेगेटिव ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव लोगे तभी Q1 पर एक दूसरा फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और अभी भी क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम कर रहा है? यस, कि Q2 का फोर्स जो Q1 पे लग रहा है वो इस स्मॉल Q के आने से डिस्टर्ब
बल्कि स्मॉल क्यू के आने से एक नया फोर्स आ जाएगा एफ डैश, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर एफ डैश और एफ का सम 0 हो गया तो Q1 चार्ज किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और ऐसे ही इस एफ और इसके ऊपर अगर मान लो एफ डबल डैश फोर्स लग रहा है, तो एफ डैश और एफ डबल डैश अगर इनका सम 0 हो गया तो भी ये सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो अगर हम आपको पहले ही बोल दिया सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का फोर्स का सम 0 आना चाहिए और इन दोनों फोर्स का सम 0 आना चाहिए। ये फोर्सेस कूलम लॉ से निकल आएंगे। तो कूलम लॉ में यही चार्जेस का मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा, ये एक्स वगैरह इन्वॉल्व होगा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करके क्यू और एक्स जो भी आपको निकालना है आप आराम से निकाल लोगे कंफर्टेबली। तो देखो यही चीज यहां पर लिखी है, मैंने लिख दी है कि अगर मुझे दरअसल में बात करनी फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। अब एक बात बता दूं, अगर Q1 और Q2 पहले से ही कैसे नेचर के थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सेम टाइप के चार्ज थे, तो Q1 को डेफिनेटली इन दोनों से क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा, तभी ये फोर्सेस को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले से ही इन दोनों को पॉजिटिव ले लूं और इन भाई साहब को नेगेटिव, और मैं बात करूं फोर्स ऑन Q के बारे में, तो ये Q1 जो चार्ज है ये स्मॉल q पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, बस इतना बताओ। ये Q1 चार्ज इस स्मॉल माइनस q पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, लेफ्ट बोल दो या बोल दो टुवर्ड्स Q1, जो भी आप बोलना चाहो। तो Q1 की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स है Q1 और Q के बीच में, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही Q2 इस माइनस Q के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, राइट में या टुवर्ड्स Q2, बहुत बढ़िया। और अगर इस माइनस Q को इक्विलिब्रियम में रहना है, यानी इसे मूव नहीं करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, तो इन दोनों फोर्सेस का सम क्या आना चाहिए, 0। तो नोटिस करो हमने ये इक्वेशन क्या लिखी है, फोर्स ऑन स्मॉल q चार्ज, और ये क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन स्मॉल q चार्ज कितना है, इन दोनों अलग अलग फोर्सेस का सम। ये हमारा पहला वाला फोर्स है, ये फोर्स हमने जो निकाला है, बेटा एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। ये फोर्स हमने जो निकाला है, देखो ये फोर्स क्या लिखा हुआ है कि Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये कौन सा वाला फोर्स है, F Q1Q फोर्स है ये, सॉरी ये F Q1Q फोर्स हो गया। और ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स हो जाएगा, F Q2Q, नोटिस कर सकते हो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, F Q2Q। अब F Q2Q अगर निकालना है तो इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इनके बीच के डिस्टेंस से के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो Q2 इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर इंटू K, और ऐसे ही आ गया। तो इनका सम क्या आएगा, 0। तो इससे आपको स्मॉल q और x में क्या मिल गई, एक इक्वेशन। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। लेकिन अब दूसरी इक्वेशन अगर बनानी है तो आप किस चार्ज को पकड़ लो, F Q1 को पकड़ लो। तो अगर आपने F Q1 को पकड़ा तो अब कहानी क्या चलेगी बेटा, अब F Q1 को अगर हमने पकड़ा, यानी इस वाले चार्ज को पकड़ लिया, इस चार्ज को अगर आप ध्यान से देखो तो इस चार्ज पर माइनस q वाला अगर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस चार्ज पर अगर माइनस q वाला फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्शन है तो राइट की तरफ लगेगा, और Q2 वाला अगर फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, लेफ्ट की तरफ। और अगर इसे बैलेंस होना है तो इन दोनों फोर्सेस का सम 0 आना चाहिए, या तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आना चाहिए, या ये बोलो इन दोनों फोर्सेस का सम क्या आना चाहिए, 0। तो इनके सम हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई Q और X में। ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। इस प्रॉब्लम में वेरिएबल कितने थे, 2 ही तो थे, एक ये नया Q, और इसको किस डिस्टेंस पे रखना है कि सारा सिस्टम बैलेंस में आए। तो दूसरा वेरिएबल क्या था, X। 2 इक्वेशन बन गए, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व तो कर ही लोगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना तो आता है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन बना कैसे रहे, तो इसको बनाने के लिए भी हम कौन से प्रिंसिपल की हेल्प ले रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। और बस कैसे ले रहे हैं कि भाई अगर सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर इंडिविजुअल चार्ज पर जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
निकला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पकड़ में आ गया ये वाली चीज। चलो ये नोट डाउन कर लो यार, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा एक जरूरी बात, बिल्कुल सेम चीज आप किसके लिए भी कर सकते थे, आपने Q1 के लिए करी है, बिल्कुल सेम चीज आप किसके लिए कर सकते हो, Q2 के लिए कर सकते हो, उसकी भी फ्रीडम है आपको। मतलब देयर आर सेवरल मतलब मेथड्स जिनसे आप सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो यार इसको। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है भाई, ये दोनों इक्वेशन बनाना। और एक जरूरी बात है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ऐसे ही ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर इस पूरे सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो ना, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दो चार्जेस हमेशा सेम टाइप के होंगे और तीसरा वाला उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपोजिट जो एकदम एक्सट्रीम एंड पे रखे हैं यही कैसे चार्ज हो सेम और बीच वाला अपोजिट हो, नहीं। आप अपोजिट एकदम एक्सट्रीम वालों को अपोजिट ले लो तो बीच वाले को कैसे ले लो, सेम ले लो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ये आइडिया क्लियर है पक्का। और ये इक्वेशन बनाना कोई बहुत परेशानी वाली चीज नहीं है, हमने बस कुछ करा नहीं, बस सिंपल से सोचा कि हर इंडिविजुअल चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स कहां कहां आएगा, डायरेक्शन क्या करेगी, और नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लेकिन यहीं पर एक बात और मेंशन करना चाहूंगा मैं कि यहां पर जब हमने ये चीज ली है तो ये Q1 Q2 और जो स्मॉल q है ना, ये एक्चुअल में फ्री है फ्रॉम देयर साइन, मतलब विदाउट साइन रखना है। तो अगर आप इसे दूसरी तरफ भेजोगे तो अपने आप ये माइनस में आने लगेगा, और समझ गए क्यों आ रहा है, क्योंकि तब वो विद साइन होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात समझना, यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते टाइम आपने बस मैग्नीट्यूड का सम 0 करा है। ठीक है, साइन लेने की कोई खास जरूरत आपको नहीं, साइन अपने आप ही आने लगेगा। अगर Q को नेगेटिव आना होगा तो अपने आप ही इस प्रॉब्लम इस इक्वेशन को सॉल्व करके Q नेगेटिव आ जाएगा, अगर Q को पॉजिटिव आना होगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव आने लगेगा। बाकी साइन आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो कि अच्छा इतना आने वाला है तो साइन ये रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, चल भी कंटिन्यू ना। ठीक है, चलो अब ये अगर ये कॉन्सेप्ट में समझ लिया है तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, देख लो क्या है सिचुएशन, क्या बोल रही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, जो कि हमने एक सेंटर पे रखा हुआ है ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस प्लस q। यानी अगर इसका रफ डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, एक q चार्ज यहां पर रखा है, एक q चार्ज यहां पर रखा है, और इसके ठीक बीच में हम लोगों ने स्मॉल q रखा है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस d थी तो ये दोनों कितनी हो गई, d/2 और d/2, बिल्कुल सही। तो आपसे कहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो आपको स्मॉल q की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस स्मॉल q, ये स्मॉल q आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये स्मॉल q फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल q फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, वही वाली कहानी, अगर हम लोग, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, स्मॉल q फाइंड आउट करना है तो देखो, आप देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे बैलेंस होने के लिए q को कैसा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अब देखो चार्ज अगर सिर्फ q लिखा है और इसका साइन नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होता है वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस मेंशन कर देते अलग से। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्जेस हो गए तो q को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी सारा सिस्टम बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे ही आपको ये पता चला यार q को नेगेटिव होना है, स्मॉल q को नेगेटिव होना है, वैसे ही दो ऑप्शन तो पिक्चर से बाहर हो गए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन किस में दे रखे, पॉजिटिव। तो ये दो ऑप्शन तो पूरे पिक्चर से बाहर। अब पिक्चर में सिर्फ बचे क्या हमारे पास, ये दो ऑप्शन। अब इनका वैल्यू निकालना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब सवाल इसको निकाले कैसे,
तो इसको निकालने के लिए वही वाली बात है, प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसे F1 बोल दे रहे हैं, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स प्लस क्यू की तरफ रहेगा ना दोनों केसेस में। तो F1 और F2 दोनों अपोजिट लगेंगे, और अगर Q को इक्विलिब्रियम में रहना है तो F1 और F2 का सम क्या आना चाहिए, 0। तो आपने रफ फिगर बना दिया, और ये रफ फिगर बनाते ही बस आप प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम बस इतना लिख देना, फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो Fq आना चाहिए 0 होना चाहिए, और Fq क्या आएगा बेसिकली में F1 प्लस F2। अब जरा F1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। F1 का मतलब क्या है, इस Q और इस कैपिटल Q के बीच में लगने वाला फोर्स, वो क्या हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करो, ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d/2 स्क्वायर, प्लस F2 क्या हो जाएगा, वही कैपिटल के स्मॉल q, क्योंकि यहां पर भी कैपिटल Q और स्मॉल q तो है, तो चार्जेस हो गए कैपिटल Q और स्मॉल q डिवाइडेड बाय, बस यहीं पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब जैसे नोटिस करो इस पूरे फॉर्मूले में, ठीक है, इन दोनों का सम इवेंचुअली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सॉरी बेटा, इन दोनों का सम हमारा इवेंचुअली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन दोनों का सम अगर 0 आ रहा है और अगर ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गए, भाई ये तो इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, एक मिनट रुक जाना, मुझे इस Q की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा तो बेनिफिट मेरे को मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि बेनिफिट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो स्मॉल q की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो फिर इसको यूज करने की बजाय हम एक नया आइडिया फॉलो करते हैं, स्मॉल q के ऊपर चार्ज बैलेंस नहीं करते, बल्कि बैलेंस करते हैं किसके ऊपर, किसी एक कैपिटल Q के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं किसी कैपिटल Q के ऊपर चार्ज बैलेंस करूं, तो कैपिटल Q पर चार्ज बैलेंस करने के लिए कहानी क्या चलेगी, कैपिटल Q पे चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मान लो ये कैपिटल Q पकड़ लिया हम लोगों ने, तो इस कैपिटल Q पर माइनस Q क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F2 वाला, और ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q को रिपेल करेगा, F1 डैश बोल दे रहे हैं। तो F1 डैश और F2 क्या होना चाहिए, इसका सम 0 आना चाहिए। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो F1 डैश प्लस F2 0 होना चाहिए। अब ये वैल्यू रख दो, K Q स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, D स्क्वायर। हमने क्या करा, F1 डैश जो है वो इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है, तो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड Q एंड Q है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो Q स्क्वायर आएगा, और डिस्टेंस कितनी है D, तो D स्क्वायर आ गया, और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय D/2 स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब यहां से स्मॉल q निकल आएगा बड़े आराम से। कैसे, आप इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, जैसे ही आपने ट्रांसफर करा तो हमें आंसर, हमें रिलेशन क्या मिला, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K Q इंटू स्मॉल q। हमने क्या करा था, ध्यान से देखो, ये जो टर्म है इस टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो K Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय D/2 होल स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू K डिवाइडेड बाय D स्क्वायर बाई 4, ये नेगेटिव में आ गया। अब देखो बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, K से K कैंसिल आउट हो रहा है, ये डिवाइडेड बाय वाला 4 कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो यहां पर हमारे पास टर्म क्या आ गया, यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया 4। अच्छा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहां पर देखो Q स्क्वायर है, यहां पर Q है, इस Q को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ गया, लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है,
माइनस क्यू की, क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, क्यू बाई 4 वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस क्यू। अपने को तो क्यू निकालना है ना भाई, माइनस क्यू क्या बता रहा है कि क्यू जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू बाई 4, यही हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार वाले से आंसर क्यों नहीं निकल रहा था, आपने नोटिस करा मैंने पिछली वाली इक्वेशन को क्यों मॉडिफाई करा, क्योंकि यार ये F1 और F2 दोनों बराबर हो जा रहे थे और वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, तो उससे मुझे स्मॉल क्यू निकालने में हेल्प मिल ही नहीं रही थी। तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ यार इस इक्वेशन से तो मेरे को हेल्प मिलेगी नहीं, तो मैंने तुरंत अपना आइडिया क्या करा, मॉडिफाई करा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिस जजमेंट भी करवा देती है, जैसे आपके साथ हुआ था ना शायद, जैसे ही आपने F1 F2 को बैलेंस करा, ठीक है, स्मॉल क्यू वाले चार्ज पे, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसल आउट। अब जब दोनों फोर्स कैंसल आउट कर रहे थे तो कई बार हम ये दिमाग लगा देते हैं यार अगर दोनों फोर्स कैंसल आउट कर ही देंगे तो स्मॉल क्यू की जगह पे कुछ भी रख दो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ऐसा नहीं हो सकता कि स्मॉल क्यू की जगह पे कुछ भी रखो तो फोर्स बैलेंस होंगे। इवेंचुअली क्या हो रहा है, क्यू बाई 4 को रखने पर इसके ऊपर चार्ज बैलेंस हो, इसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, इसके अलावा कोई और अगर चार्ज रखोगे तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे तो फोर्स बैलेंस रहेगा लेकिन बाकियों पे फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, और बाकी चार्जेस सिस्टम से क्या हो सकते हैं, आगे पीछे भाग सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है। हमें पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। इसीलिए बहुत पेशेंस रख के सॉल्व करना होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमने यही सबसे पहले अप्लाई करी थी, ये सही रिजल्ट क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि Q1 और Q2 क्या हो गए, सेम, और जैसे ही सेम हुए तो दूसरी तरफ भेजोगे तो भाई अपने आप सारे टर्म कैंसिल आउट होने लगेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने टर्म, और एक्चुअल में एक प्रॉब्लम और आ गई थी, हम लोगों ने अपने तीसरे चार्ज को एग्जैक्टली कहां रख दिया था, मिडिल में, तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, एक्स भी क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए सब कुछ कट पिट जा रहा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं, मैथ बता रही है कि भाई सब कुछ कट पिट जाएगा, सही बात है। तो सॉल्व करने के लिए फिर हमने इस इक्वेशन की हेल्प ली। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो तुरंत आपको फ्लेक्सिबल होना है। अगर आपकी एक अप्रोच से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि प्रॉब्लम गलत है या हमारी अप्रोच गलत है, अपनी अप्रोच में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ठीक है, चल ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए होमवर्क में है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी तक के क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उससे क्या डिफरेंस है, एक रफ आइडिया चला लो, पेन घर पे चलाना, दिमाग अभी चला लो बस थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है या कुछ और लगाना है, देख लो आराम से। आपको पेन अभी नहीं चलाना, अभी दिमाग चलाना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, लेकिन साथ ही साथ क्या भी लगेगा, इक्विलिब्रियम भी लगेगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन्वॉल्व कर देना किसके साथ, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, ये हिंट कैसे पता चला कि ये दोनों लगाने हैं, क्योंकि भाई हमें बताना है कि थर्ड चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। ठीक है, आपने 2q का चार्ज कहीं रैंडमली रखा होगा। अच्छा एक बात बता दूं, अक्सर बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, 2q वाले चार्ज को ना मिडिल में रख देते हैं, वो d/2 अरे ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई, मिडिल में रखना है। तो अगर आप इस q चार्ज से इसे x डिस्टेंस दूर रखोगे तो ये -3q से कितना दूर हो जाएगा, d-x। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। अब ये आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब लेकिन आपको सारे चार्जेस किसमें चाहिए, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि किसी भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट खुद किसका एप्लीकेशन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो बस उसको अप्लाई कर देना और सॉल्व कर लेना। आई होप ये चीज आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होमवर्क में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर भाई बता दूं मैं, कूलम्स लॉ के बारे में सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ हमने वाइंड अप कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपको अब क्लास 12 की फिजिक्स में हर चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट बार बार देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा,
एंड दैट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कूलम्स लॉ और चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में सारी बातें खत्म हो गई है, लेकिन मेरी तरफ से खत्म हुई है। अभी आपको कमांड करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहां सिली मिस्टेक करते हो, कैसे उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कहां पर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत आई है, कहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आपको दिक्कत आ रही है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो जम के प्रैक्टिस करनी है भाई। बाकी आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे,